गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेज क्लास। आज की क्लास की शुरुआत हम पहले कुछ सवालों से करते हैं। वाई वी नीड डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स इन डिफरेंट सीजन्स। हमें अलग अलग ओकेजन्स पे, अलग अलग मौसम में अलग अलग तरह के कपड़ों की आवश्यकता क्यों होती है। तो हम जवाब देंगे कि अलग अलग प्रकार के, अलग अलग टाइप के क्लॉथ्स हमें डिफरेंट वेदर कंडीशंस में खुद को बचाने में मदद करते हैं, हमारी हेल्प करते हैं उन कंडीशंस को फेस करने में। और क्लॉथ्स का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है कि वो क्लॉथ्स हमें एक अच्छा लुक, हमारे लुक्स को बेटर बनाने में हमारी मदद करते हैं। आइए अब हम जानते हैं कि ये क्लॉथ्स कैसे तैयार किए जाते हैं या कैसे बनते हैं। अगर हम अभी देखें, हमने जो शर्ट पहन रखी है, अगर हम ध्यान से देखें तो हम देखेंगे कि उस शर्ट में कुछ धागे नुमा संरचनाएं हैं जो एक स्पेसिफिक पैटर्न में अरेंज की गई हैं। और अगर उनमें से एक धागा हम निकाल के देखें तो हम देखेंगे कि उस धागे को बनाने में बहुत सारे रेशों को एक साथ रखा गया है। तो हम कह सकते हैं कि इन क्लॉथ्स को तैयार करने में फाइबर्स या इन्हीं रेशों का इस्तेमाल हुआ है। रेशों की बात करते हैं। रेशे दो तरह के हैं। कुछ रेशे जो हमें प्रकृति से मिलते हैं, नेचर हमें प्रोवाइड करती है, और कुछ रेशे, कुछ फाइबर्स ऐसे हैं जो मैन मेड हैं, जिनको ह्यूमन ने लेबोरेटरी में सिंथेसाइज किया है। आइए अब हम फाइबर्स के बारे में जानते हैं। सबसे पहले फाइबर की डिफिनीशन की बात करें। ए फाइबर इज द स्मॉलेस्ट विजिबल यूनिट ऑफ एनी टेक्सटाइल प्रोडक्ट। फाइबर्स आर फ्लेक्सिबल एंड मे बी स्पन इनटू yarn एंड मेड इनटू फैब्रिक्स। यानी जो रेशे हैं किसी भी वस्त्र की सबसे छोटी इकाई है जिसको हम देख सकते हैं। वो फ्लेक्सिबल होते हैं और उनको पिरो के धागों में बदला जाता है और फिर उन धागों का इस्तेमाल वस्त्रों को बनाने में किया जाता है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फाइबर्स, यानी रेशों के प्रकार। हमारे आसपास पाए जाने वाले सभी रेशों को हम दो श्रेणियों में, दो कैटेगरीज में रख सकते हैं। पहला, प्राकृतिक रेशे यानी नेचुरल फाइबर्स, फॉर एग्जांपल ऊल, कॉटन, कॉयर, जूट एटसेट्रा। और दूसरी कैटेगरी या दूसरी श्रेणी है सिंथेटिक फाइबर्स की, यानी कृत्रिम रेशों की। इन्हीं को हम मैन मेड फाइबर्स भी कहते हैं, जिनको ह्यूमन ने लेबोरेटरी में डिफरेंट केमिकल प्रोसेसेस की हेल्प से तैयार किया है। फॉर एग्जाम्पल रेयॉन, नायलॉन, टेरिलीन एटसेट्रा। अब हम जानते हैं नेचुरल फाइबर्स क्या होते हैं। नेचुरल फाइबर्स आर फाइबर्स दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स। यानी जो प्राकृतिक रेशे हैं उनके स्रोत या तो कोई पौधा या कोई जंतु। कुछ प्राकृतिक रेशों के नाम जिनके चित्र हम देख पा रहे हैं: कॉटन, जूट, फ्लैक्स, कॉयर, हेम्प। ये सभी प्राकृतिक रेशे प्लांट फाइबर्स के एग्जाम्पल हैं। टाइप्स ऑफ नेचुरल फाइबर्स की बात करते हैं, जिनमें सबसे पहले आते हैं प्लांट फाइबर्स। द फाइबर्स विच आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट आर कॉल्ड प्लांट फाइबर्स, जिनके एग्जाम्पल्स हैं कॉटन, जूट, फ्लेक्स। अर्थात पौधों से प्राप्त होने वाले रेशे, जिनको हम ऐसे रेशे जो हमें पौधों से प्राप्त होते हैं उन्हें हम प्लांट फाइबर्स कहते हैं। जिनके एग्जाम्पल की हम बात करें तो कॉटन, जूट और फ्लेक्स। और जो चित्र हम देख पा रहे हैं वो कॉटन बॉल्स, जिन्हें आप कपास के नाम से भी जानते हैं। अब हम बात करेंगे एनिमल फाइबर्स के बारे में। एनिमल फाइबर्स आर फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स। दे आर बेसिकली हेयर और फर और स्किन और सिक्रीशंस ऑफ एनिमल्स। फॉर एग्जाम्पल ऊल, सिल्क। यानी जानवर रेशे या जंतुओं से प्राप्त होने वाले रेशे, वो रेशे जो किसी जंतुओं के शरीर पर पाए जाने वाले बाल, फर या उसकी त्वचा या उसके शरीर से निकलने वाले किसी सिक्रीशन के परिणाम स्वरूप हमें प्राप्त होते हैं, एनिमल फाइबर्स कहलाते हैं या जानवर रेशे कहलाते हैं। इस चित्र में हम देख पा रहे हैं कुछ एनिमल्स, जिनमें है यॉक, अल्पाका, सीप, गोट, कैमल।
आप देखेंगे कि ये सभी ऐसे जंतु हैं जिनके शरीर पर बालों की एक परत पाई जाती है, एक थिक लेयर ऑफ फर जो पाई जाती है इन सभी जंतुओं के शरीर पर। अब हमारे मन में सवाल आएगा कि क्यों नेचर ने इनको ये फर क्यों प्रोवाइड किया है, ये रेसे क्यों दिए हैं। तो हम जानते हैं कि जो एयर है, अगर हम इन जानवरों की भौगोलिक स्थिति को देखें कि जहाँ पे ये पाए जाते हैं और वहाँ के मौसम को देखें, तो हम देखेंगे कि ये सभी जंतु ऐसी जगहों पर पाए जाते हैं जहाँ पर सर्दियों का मौसम लंबे समय तक रहता है या सर्दी बहुत ज़्यादा होती है। तो प्रकृति ने, नेचर ने इन सबों को एक प्रोटेक्टिव लेयर के रूप में, इनको ये फर या जो थिक लेयर ऑफ हेयर्स दे रखी है, जिससे कि ये अपने आप को इस कड़ी और कपा देने वाली ठंड से खुद को बचा सकें, क्योंकि इन फर में, इन हेयर्स के बीच में जो एयर ट्रैप होती है और वो एयर इनकी बॉडी हीट को इन्वायरमेंट में जाने से रोकती है, क्योंकि हम जानते हैं कि एयर इज़ ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। आइए अब हम देखते हैं कुछ ऐसे जंतुओं को, ऐसे एनिमल्स को जिनसे हमें ऊन प्राप्त होती है, जो कि एक प्राकृतिक रेशा है। हम पहले ही बात जान चुके हैं इसके बारे में। अंगूरा गोट, यॉक, कैमल, अल्पाका, लामा, ये कुछ ऐसे जंतु हैं, कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिनके थिक लेयर ऑफ फर को हम ऊल के फॉर्म में प्रोसेस करके अपने काम में लाते हैं। प्राकृतिक रेशों में हम बात करते हैं सबसे पहले ऊन की। ऊल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्लीस ऑफ सीप, गोट, कैमल एंड अदर एनिमल्स। यानी ऊन हमें प्राप्त होती है इन कुछ जंतुओं के नाम जिनके हम नाम बता रहे हैं, सीप, गोट, कैमल, इन सब जंतुओं के शरीर पर पाए जाने वाली थिक लेयर ऑफ फर, जिसको हम रिमूव करते हैं डेड लेयर ऑफ स्किन के साथ। उस डेड लेयर ऑफ स्किन को बोलते हैं फ्लीस, और फिर प्रोसेसिंग करके इन फाइबर्स को हम बदलते हैं ऊन में। These animals have a thick coat of hair on their bodies because the hair traps hair. Air is a poor conductor of heat, so thick layer of hair protect the hair from winter, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं कि कैसे हवा इन बालों में ट्रैप हो जाती है, इन थिक लेयर ऑफ फर में ट्रैप हो जाती है, और इस वजह से ये जंतु अपने आप को इस ठंड से बचा पाते हैं। आइए हम देखते हैं कुछ ब्रीड्स, ऐसी भेड़ों की कुछ ब्रीड्स जो हमारे अलग अलग राज्यों में पाई जाती हैं, और उनके नाम और उनसे प्राप्त होने वाली ऊन का प्रकार या क्वालिटी। सबसे पहले हम लोही की बात करें, इसकी ऊन को बहुत अच्छी क्वालिटी का माना जाता है और ये पाई जाती है राजस्थान और पंजाब। रामपुर बुशैर ब्राउन फ्लीस प्राप्त होता है इससे, और ये उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। ऐसे ही बहुत ये अगली ब्रीड है नाली। इससे मिलने वाली ऊल है कारपेट ऊल, और ये जहाँ पाई जाती है जिन राज्यों में, उसका नाम है राजस्थान, हरियाणा, पंजाब। भाखड़ावाल वूलन शॉल्स तैयार किए जाते हैं इससे मिलने वाली ऊन से, और ये पाई जाती है जम्मू और कश्मीर में। मारवाड़ी कोर्स ऊल, और ये पाई जाती है गुजरात में। पठानवाड़ी होजरी के लिए इस्तेमाल होती है इसकी ऊल, और ये पाई जाती है गुजरात में। ऊन देने वाले इन जंतुओं को जाड़े के मौसम में पशुपालक अपने बाड़ों में ही रखते हैं, और इनको वहीं पे चारा और जो भी खाने वाली वस्तुएं हैं दी जाती हैं। बाकी के दूसरे मौसम में इनको बाहर चराने के लिए ले जाते हैं, और जाड़ा जाने के बाद, सर्दियों के मौसम के बीतने के बाद ही इनके शरीर पर जो थिक लेयर ऑफ फर रहती है उसको रिमूव किया जाता है, और उसके बाद उससे ऊन बनाई जाती है। उस थिक लेयर ऑफ फर को रिमूव करने में इनको पेन नहीं होता है, जैसे कि हमें जब हम बाल कटवाते हैं या अपने बढ़े हुए नाखूनों को काटते हैं। इन फर को रिमूव करने का प्रोसेस वैसे ही है जैसे हम सेव करते हैं या अपने बालों को कटवाते हैं। आइए अब जानते हैं ऊल प्रोसेसिंग स्टेप्स के बारे में। द प्रोसेसिंग ऑफ चेंजिंग फ्लीस इनटू ऊल इन्वॉल्व्स फॉलोइंग 6 स्टेप्स, यानी 6 स्टेप हैं जिनसे हम ऊन
प्राप्त करते हैं उन रेसों से जो हमें उन एनिमल्स की फ्लीस के फॉर्म में मिले हैं। सबसे पहले है सियरिंग। सियरिंग वो प्रक्रिया है जिसमें हम डेड लेयर ऑफ स्किन, जिसको हम फ्लीस बोलते हैं, उसके साथ उन एनिमल्स की थिक लेयर ऑफ फर को रिमूव करते हैं, जैसे भेड़ों को। सियरिंग करने के बाद उनको एकत्र किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है, और उसके बाद उनको प्रोसेसिंग सेंटर्स में भेजा जाता है उन रेसों को जो हमें भेड़ों से मिले हैं। अगली प्रक्रिया है जिसको हम बोलते हैं स्कोरिंग। स्कोरिंग में हम इन फाइबर्स पे लगे हुए डस्ट, ग्रीस, ऑयल और दूसरे ऐसे सब्सटेंसेस जो हमारी ऊन के टेक्सचर को ख़राब कर सकते हैं, उनको वॉश करते हैं जिससे कि वो रिमूव हो जाए और हमें एक अच्छी ऊन प्राप्त हो। स्कोरिंग की प्रक्रिया के बाद हम सॉर्टिंग की प्रक्रिया में जाते हैं, जिसमें फाइबर्स के थिकनेस और उनके टेक्सचर के हिसाब से उनको छांटा जाता है, अलग किया जाता है लेंथ के हिसाब से और उनकी दूसरी प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से। सॉर्टिंग के बाद हम जाते हैं रिमूवल ऑफ बर्ड्स में। बर्ड्स इन ऊन के रेशों के ऊपर आने वाले एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर्स जो हमारी ऊन के टेक्सचर को ख़राब कर सकते हैं, उसकी क्वालिटी को ख़राब कर सकते हैं, ये वैसे ही रेशे हैं जैसे कि हम अपनी पुरानी स्वेटर में देखें तो हमें वो बुलबुलों के फॉर्म में दिखाई देंगे। अगला स्टेप आता है डाइंग का। जब हम ऊन को अलग अलग रंगों में रंगते हैं, डाइंग के बाद हम इन रेशों को स्पिन करते हैं, स्पिनिंग के प्रोसेस में जाते हैं और अपनी ऊन को तैयार करते हैं। फिर ऊन के गोले तैयार होकर बाज़ारों में बिकने के लिए आ जाते हैं। अब इस चित्र के माध्यम से हम ये समझ सकते हैं कि कैसे भेड़ों से मिलने वाले रेशे को हम ऊन के गोलों के रूप में प्राप्त करते हैं। सबसे पहले आप देख पा रहे हैं सीरर सीप के थिक लेयर ऑफ फर को विद फ्लीस रिमूव कर रहा है, जिसको हमने सीयरिंग के नाम से जाना। सीयरिंग का प्रोसेस हुआ, उसके बाद उस फ्लीस को, उन हेयर्स को हम प्रोसेसिंग सेंटर्स में भेजते हैं। उन प्रोसेसिंग सेंटर्स में उस फ्लीस को सबसे पहले वॉश किया जाता है, जिससे कि धूल मिट्टी और दूसरी गंदगी सब हटाई जा सके, दूर की जा सके। और उसके बाद सॉर्टिंग, रिमूवल ऑफ बर्ड्स और डाइंग, ये सारी प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं। और इसके बाद उन ऊन के रेशों को रील किया जाता है और ऊन के रेशों को रील किया जाता है और उसके बाद हमें ऊन के गोले प्राप्त होते हैं, जिनसे हम दूसरे ऊनी वस्त्र तैयार करते हैं। आइए हम एक इम्पॉर्टेंट टर्म की बात करें जो हमारे टॉपिक से रिलेटेड है, जो है ऑक्यूपेशनल हजार्ड। मतलब ऑक्यूपेशनल हजार्ड किसी भी वर्क प्लेस पे काम करने वाले वर्कर्स को अगर उस वर्क प्लेस की कंडीशंस की वजह से कोई डिजीज़ होती है, कोई प्रॉब्लम आती है, फिजिकल प्रॉब्लम आती है, उनकी हेल्थ का कोई इशू होता है, तो उसके लिए टर्म यूज़ किया जाता है ऑक्यूपेशनल हजार्ड। और ऊल इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों में जो सॉर्टर्स का जॉब, ऊन इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों में एक इन्फेक्शन देखने को मिलता है जो एक बैक्टीरिया की वजह से होता है, जिसका नाम एंथ्रेक्स है, जो एक ब्लड डिजीज़ कॉज करता है और उस डिजीज़ को नाम दिया गया है सॉर्टर्स डिजीज़। आइए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट नेचुरल फाइबर की, जिसका नाम है सिल्क। सिल्क एक एनिमल फाइबर है जो हमें मिलता है इंसेक्ट से, जो यूज़ होता है एज बिल्डिंग मटेरियल फॉर कोकून्स एंड वेब्स। कोकून्स जिसमें उन इंसेक्ट का लार्वा जाता है मेटामॉर्फोसिस की फेज को, और उस मेटामॉर्फोसिस के बाद वो एडल्ट मॉथ में कन्वर्ट होता है और उस कोकून से बाहर अपनी लाइफ साइकिल को कंटिन्यू करता है। अब हम बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ सिल्क के बारे में, कि किस तरह से चाइना में सिल्क एक्सीडेंटली डिस्कवर हुआ कोकून के चाय के कप में गिरने के बाद, और फिर जो यात्री चाइना पहुँचे और वहाँ से फिर वो रेशम दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी पहुँचा और इस्तेमाल किया जाने लगा। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सिल्क की, जिसमें से मलबेरी सिल्क है, एरी सिल्क,
तसर सिल्क, मूंगा सिल्क। यानी सिल्क किस तरह का है इस पे निर्भर करेगा कि वो किस तरह के इंसेक्ट से हमें प्राप्त हो रहा है। आइए अब हम बात करते हैं लाइफ साइकिल ऑफ सिल्कवर्म की, कि किस तरह से सिल्कवर्म अपने जीवन की प्रक्रिया को पूरा करता है। सबसे पहले एडल्ट सिल्क मॉथ में से फीमेल सिल्क मॉथ अंडे देती है और वो अंडे अपने मैचुरेशन को पूरा करने के बाद लार्वा, उन अंडों की हैचिंग के बाद वो लार्वा बाहर आते हैं और उस लार्वा को, जो सिल्कवर्म का लार्वा है, उसको नाम दिया जाता है कैटरपिलर का, और उस कैटरपिलर को फीड कराया जाता है मलबेरी प्लांट की लीव्स को। मलबेरी प्लांट की लीव्स को फीड करा के फिर वो लार्वा अपनी बॉडी के ऊपर अपने सैलिवरी ग्लैंड के सिक्रीशन को रैप करता है, 8 के शेप में खुद को घुमाता है और पूरे शरीर पे अपने सिक्रीशन को, सैलिवरी ग्लैंड के सिक्रीशन को लगाने की कोशिश करता है। फिर वो सिक्रीशन जब हवा के कांटेक्ट में आता है तो वो सूखता है और कोकून का स्ट्रक्चर या कोकून का फॉर्म ले लेता है और इस कोकून के अंदर इसी लार्वा में चेंजेस आते हैं, परिवर्तन होते हैं, जिससे कि ये एडल्ट सिल्क मॉथ बनता है। और एडल्ट सिल्क मॉथ के बनने के बाद उस कोकून को काट के वो एडल्ट सिल्क मॉथ उस कोकून को काट के बाहर आता है। यहाँ पे हम ध्यान देंगे कि लार्वा को, जो सेरीकल्चर फॉर्म होते हैं जहाँ पे हम रेशम कीट पालन करते हैं, लार्वा की हैंडलिंग प्रॉपर साफ हाथों से, जिससे कि लार्वा को हम अलग अलग बीमारियों से बचा सकें, वो हेल्दी रहेगा, तभी हमें एक अच्छी क्वालिटी का सिल्क ऑब्टेन मिल पाएगा। सहतूत की बात कर रहे हैं हम। सहतूत के पौधे का बॉटनिकल नेम मोरस एल्बा है और इस सिल्कवर्म के अगर हम जियोलॉजिकल नेम की बात करें तो ये है बॉम्बिक्स मोराई। अब इन कोकून से रेशम कैसे प्राप्त करते हैं, हम बात करें कि इन कोकून को हम धूप में या गर्म पानी से ट्रीट करते हैं, जिससे कि अंदर लार्वा जिसकी मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद हम इस कोकून की कवरिंग, जो कोकून जिससे बना हुआ है, उसको हम प्रोसेस करते हैं और इससे हम सिल्क या रेशम को ऑब्टेन करते हैं। आइए हम देखते हैं उन स्टेप्स को जिनके थ्रू हम सिल्क की प्रोसेसिंग करते हैं। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग सिल्क फ्रॉम सिल्क मॉथ इन्वॉल्व्स रेयरिंग ऑफ सिल्कवर्म्स, रीलिंग एंड डाई। ये 3 चरण हैं जिनसे हम रेशम को या सिल्क को ऑब्टेन करते हैं। दिए गए चित्रों को हम ध्यान से देखें कि किस तरह से एडल्ट सिल्क मॉथ, फीमेल सिल्क मॉथ जिसने अंडे दिए हैं, उन एग्स की हैचिंग हुई है और लार्वा बाहर आया है और फिर वो लार्वा कोकून में बदला। फिर उन कोकून को ट्रीट किया जाता है गर्म पानी या सनलाइट से और फिर इन कोकून की कवरिंग को हम सेरीकल्चर फॉर्म के प्रोसेसिंग सेंटर में रेशम में बदल पाते हैं। कैसे, यहाँ पे हम रीलिंग कर रहे हैं और फिर उन रीलिंग के बाद उन रेशम के धागों को अलग अलग रंगों में रंगा जा रहा है, जिसको हम डाइंग बोल रहे हैं, और उसके बाद इन रेशों से हम अलग अलग रेशम के कपड़े या फैब्रिक्स तैयार करते हैं। तो इस तरह से आज हमने फाइबर टू फैब्रिक, अब जो हमारा तीसरा चैप्टर है, जिसके बारे में हमने जाना। और अब हम बात करते हैं कि इस पूरे चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार उसको हम रिवाइज कर लेते हैं। सिल्क कम्स फ्रॉम सिल्कवर्म्स एंड वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सीप। हम सब जान रहे हैं कि सिल्क हमें मिल रहा है एक इंसेक्ट से, जिसको हम सिल्कवर्म कह रहे हैं, और ऊन हमें मिल रही है सीप से, बकरियों से, यॉक से, यानी जो भी जंतु जो ठंडी जगहों पर पाए जाते हैं उनके बॉडी कवरिंग या थिक लेयर ऑफ फर जो उनकी शरीर पर पाया जा रहा है। अगला पॉइंट देखते हैं। द हेयर्स ऑफ कैमल, लामा एंड अल्पाका आर आल्सो प्रोसेस्ड टू यील्ड वूल। ये कुछ और जंतु हैं, कुछ और एनिमल्स हैं जिनके शरीर पे पाए जाने वाले रेशे हमें ऊन प्रदान करते हैं या ऊन देते हैं, जिनमें से हैं कैमल, लामा एंड अल्पाका। इन इंडिया मोस्टली सीप आर रियर्ड फॉर गेटिंग वूल। भारत की बात करें तो यहाँ पे भेड़ ही मुख्यतः पाली जाती है, जिससे कि हमें ऊन प्राप्त हो सके। Sheep hair is sheared off from the body, scoured, sorted, dried, spun and woven to yield wool। हम बात करें प्रोसेसिंग ऑफ वूल के स्टेप्स की, जिनमें से सबसे पहले हम शेयरिंग करते हैं, जिसमें हम डेड लेयर ऑफ स्किन, फ्लीस रिमूव करते हैं थिक लेयर ऑफ फर के साथ। फिर स्कोरिंग का प्रोसेस, जिसको हम बोलते हैं सफाई की प्रक्रिया। फिर सॉर्टिंग यानी छटाई। फिर
उसको सुखाना और उसके बाद उसको अलग अलग रंगों में रंगना, डाई, और उसके बाद उसको फिर स्पन यानी धागों में परिवर्तित करना, ऊन के गोलों में परिवर्तित करना और फिर बाजार में आना। सिल्कवर्म्स आर कैटरपिलर ऑफ सिल्क मॉथ, यानी सिल्कवर्म के लार्वा का नाम है कैटरपिलर। ड्यूरिंग देयर लाइफ साइकिल द वर्म्स स्पिन्स कोकून्स ऑफ सिल्क फाइबर्स। अब लाइफ साइकिल रेशम के कीड़े के जीवन चक्र की हम बात करें तो वो उसके जीवन चक्र का एक चरण है जिसमें वो अपने लार्वा के ऊपर एक कवरिंग का, एक प्रोटेक्टिव कवरिंग का निर्माण करता है जिससे कि वो मेटामॉर्फोसिस की स्टेज को पार कर सके और एडल्ट सिल्क मॉथ में बदल सके। और उसी स्टेज को, जिसको हम कोकून कहते हैं, उसी स्टेज से हमें रेशम प्राप्त होता है। सिल्क बना हुआ है प्रोटीन का। सिल्क फाइबर्स फ्रॉम कोकून्स आर सेपरेटेड आउट एंड रील्ड इनटू सिल्क थ्रेड्स। वीवर्स वीव सिल्क थ्रेड्स इनटू सिल्क क्लॉथ। ये पॉइंट हमें बता रहा है कि किस तरह से रेशम हमें मिल रहा है रेशम के कीड़े के कोकून से, और फिर उन कोकून को प्रोसेस किया जाता है और उनसे मिलने वाले धागे को हम प्रोसेसिंग सेंटर में प्रोसेस करते हैं, रील करते हैं, डाई करते हैं, और फिर वीवर्स को यानी बुनकरों को वो धागा प्रोवाइड किया जाता है जिससे कि अलग अलग प्रकार के रेशमी वस्त्र बनाए जा सकें। तो बच्चों, ये था आज का हमारा चैप्टर जिसका नाम है फाइबर टू फैब्रिक। उम्मीद करते हैं कि आपने कंटेंट को अच्छे से समझा होगा, जाना होगा। धन्यवाद।